नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान जीके का MCQ आज के इस वीडियो में 50 प्रश्न और आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 50 प्रश्नों में मैं विभिन्न तथ्यों के साथ काफ़ी सारा डाटा शेयर भी करूंगा आपके साथ। चलिए स्क्रीन पर आपके पहला सवाल, आपकी 50 लगती है कि नहीं लगती कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना है। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1482, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1480। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर जो है वो है 1498 ईस्वी। आपको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट करना है, 1498। अब इस प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट आप क्या क्या याद कर सकते हैं। मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति थी, माधुर्य भाव की भक्ति रही थी, कृष्ण भगवान की भक्ति की इन्होंने। और मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ। मीराबाई द्वारा लिखे गए जो पदावलियाँ हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध है, इनके प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। इनका सामान्य परिचय, परिवार परिचय भी आप याद रखिएगा। मीराबाई का जो पिता का नाम है वो नाम है रतन सिंह। मीराबाई का माताजी का नाम भी आप याद रख सकते हैं, खुशबू कंवर याद कर सकते हैं। और मीराबाई के गुरु का नाम आपसे पूछे तो याद रखना है रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। एक प्रश्न एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा कि रैदास की छतरी किस दुर्ग में, ऐसा आपसे पूछ ले, रैदास की छतरी होगी चित्तौड़गढ़ में। और मीराबाई के पति का नाम पूछ ले तो मेवाड़ के राजकुमार भोजराज जो थे वो मीराबाई के पति थे, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो ये परिवार परिचय में माता पिता का नाम और इनके पति का नाम आप याद रख सकते हैं। मीराबाई के बारे में इतना इंट्रोडक्शन आप सरल सा याद रख सकते हैं। तो मैं हर प्रश्न के साथ उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी भी आपको दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये था पहला प्रश्न, सरल सा है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो करना है ऑप्शन बी 1498 ईस्वी। ये सामान्य सा परिचय आप मीराबाई का याद कर सकते हैं। अगला क्रम जो है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब्स और एक लाइक हमें और ज़्यादा प्रेरित करेगा कुछ बेहतर वीडियो बनाने के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाड़ी रानी उपनाम से प्रसिद्ध महिला का वास्तविक नाम क्या था? अब हाड़ी रानी उपनाम से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उसमें ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीवती, पद्मावती, सहल कंवर, हंसाबाई। यहाँ पर भी ऑप्शन स जो है सहल कंवर ये करेक्ट उत्तर है। यहाँ कुछ फैक्ट आप याद करना चाहें तो मेवाड़ का आप इतिहास याद करते हैं तो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, और राज सिंह के ही दरबारी जो कह सकते हैं सेनापति जो थे, राज सिंह के सेनापति का नाम याद रखिएगा रतन सिंह चुंडावत। और रतन सिंह चुंडावत का विवाह जो है वो हुआ था सहल कंवर के साथ। रतन सिंह जब युद्ध में जाने वाले थे उस समय सहल कंवर द्वारा अपना सिर काट कर दिया गया था। इतिहास का प्रकरण, इतिहास का एकमात्र ऐसा उदाहरण राजस्थान का जहां पर एक रानी ने अपने पति को अपना ही सिर काट कर दे दिया, युद्ध में जाने के लिए उनको प्रेरित किया, भेजा। और बाद में यही रतन सिंह जो है युद्ध में जाते हैं, युद्ध को जीतते हैं। इस तरह का जो पूरा प्रकरण रहता है जहाँ पर मेवाड़ के इतिहास में राज सिंह का इतिहास आप पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड ये फैक्ट है सारा का सारा। तो सहल कंवर रतन सिंह की पत्नी थी और उन्हीं को इतिहास में हाड़ी रानी उपनाम से जाना जाता था। हाड़ी रानी उपनाम से ऑप्शन सी जो हो जाएगा सहल कंवर। यह एक फैक्ट और आप याद कर सकते हैं कि एक रचना आप याद कर सकते हैं सेनानी नाम से, और वो जो है इस पूरी घटना की विस्तृत ये रचना जो लिखी गई मेघराज मुकुल द्वारा। मेघराज मुकुल बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मेघराज मुकुल जो है इन्होंने ये रचना लिखी सेनानी नाम से, और इस रचना के माध्यम से इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये था दूसरा फैक्ट, दूसरा प्रश्न, और उम्मीद है ये आप काफ़ी सारा डाटा आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और तीसरा प्रश्न जो है वो बताना आपको कि रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ। रास्तापाल हत्याकांड का संबंध क्या है, कहाँ पर है, आप सभी जानते। अगर आप थोड़ा पढ़ते हैं भारतीय इतिहास का भी थोड़ा प्रकरण पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर रास्तापाल एक गांव है जो कि डूंगरपुर के अंदर है। और डूंगरपुर में
एक महिला है, एक बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई। बालिका का नाम था कालीबाई, और वो कालीबाई जो है वो एक स्टूडेंट भी थी। एक स्कूल चलता था इसी रास्तापाल गांव के अंदर, और उस स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। जहाँ पर, क्योंकि उस स्कूल को बंद करने के बाद जो एक पूरा एक मिशन के तहत चल रहा था, जहाँ पर एक नाम आप याद करते हैं, सेंगा भाई, जो कि उस स्कूल में अध्यापक थे। और हुआ ऐसा कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनको बांध कर घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, और उसी बीच कालीबाई द्वारा उस रस्सी को काट कर अपने उस अध्यापक की जान बचाई गई। और इसी घटना में कालीबाई को गोलियों से उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका निधन हो जाता है। और इसी हत्याकांड को कहते हैं रास्तापाल हत्याकांड। ये रास्तापाल हत्याकांड जो है 1947 की घटना है। आप डाटा याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर होगा इसका, सरल सा 1947 की घटनाक्रम है रास्तापाल हत्याकांड। वर्तमान में इस रास्तापाल जो गांव है वो डूंगरपुर ज़िले में, याद रखिएगा। और डूंगरपुर में ही कालीबाई स्मारक भी बनाया गया है। कालीबाई स्मारक भी बनाया गया है। इस बलिदान के पीछे उनको याद किया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये सरल सा फैक्ट यहाँ पर, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। रास्तापाल हत्याकांड का विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उसको यूट्यूब पर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी? यहाँ पर ऑप्शन ए रानी पद्मावती, रानी प्रेमल देवी, रानी कर्मावती, हंसाबाई। रानी पद्मावती जो आप सभी जानते हैं कि पद्मावती चित्तौड़ की वो रानी थी जिसके समय 1303 में हुआ था साका, चित्तौड़ का पहला साका या मेवाड़ का पहला साका। प्रेमल देवी का परिचय याद करते हैं तो प्रेमल देवी वो रानी है जिनके बारे में एक जानकारी मिलती है कि मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, उनकी पुत्री का नाम भी प्रेमल देवी था, और उन्होंने एक बावड़ी बनाई थी, नौलखा बावड़ी। वो फैक्ट आप याद करते हैं। तो प्रेमल देवी का संबंध तो उसके साथ है जिनका विवाह डूंगरपुर के महारावल के साथ हुआ था, आसकरण के साथ। तो प्रेमल देवी तो यहाँ डूंगरपुर की है, वैसे उनका विवाह डूंगरपुर में हुआ, और मारवाड़ के साथ संबंध है इनका भी, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पद्मावती भी नहीं है। रानी कर्मावती जो है जिनके समय मेवाड़ का दूसरा साका हुआ, बहादुर शाह जो गुजरात का था, उन्होंने अटैक किया था मेवाड़ पर, उस स्थिति में यही रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था मेवाड़ का दूसरा। और यही रानी कर्मावती जो बादशाह हुमायूं से मदद मांगती है, उन्हें राखी भेजती है। ये पूरा प्रकरण आप सभी पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। हंसाबाई का आप डिटेल से पढ़ते हैं, जिन्होंने एक संधि करवाई थी, आवड़ बावड़ संधि, तो वो अलग सेशन है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रानी कर्मावती। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? ऑप्शन ए जयपुर, भरतपुर, नागौर और पाली। यहाँ पर आपको जो उत्तर करना है, जयपुर पूछे, भरतपुर पूछे, नागौर पूछे और पाली पूछा गया है, इसका उत्तर जो होगा वो होगा नागौर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न 6 नंबर, अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किस जिले से है? अब अल्लाह जिल्लाबाई का आप थोड़ा परिचय पढ़ते हैं तो अल्लाह जिल्लाबाई एक मांड गायिका है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, जो कि राजस्थान का एक राज्य गीत भी है। केसरिया बालम पधारो मारे देश का जो स्लोगन है उसको वर्तमान पर्यटन विभाग द्वारा उसको लोगो भी बनाया गया है, ध्येय वाक्य भी बनाया गया है। तो ये जो गीत पहली बार गाया गया वो अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिल्लाबाई जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला नाम से भी जाना जाता है, और ये बीकानेर की इसका साथ इनका संबंध होगा, याद रखिएगा बीकानेर। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा अल्लाह जिल्लाबाई का। तो फैक्ट सरल से याद करने थे आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मांगीबाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? मांगीबाई का आप थोड़ा परिचय याद करते हैं तो मांगीबाई जो है इनका संबंध एक नृत्य के साथ है, और नृत्य का नाम आप सभी जानते हैं, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के भक्तों द्वारा, स्पेशली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था कामड़िया पंथ, और उन महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य जो किया जाता है, 13 मंजीरें बांध कर किया जाने वाला नृत्य है। एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। 13 मंजीरें बांधी जाती है, 9 मंजीरें दाएं पाँव में और 2-2 मंजीरें दोनों हाथ में।
तो फैक्ट आप याद कर सकते हैं, ये 13 मंजीरें बांध कर नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। स्पेशली भाद्रपद महीने में नृत्य होता है। भाद्रपद महीने में जो रामदेव जी का मेला लगता है, वह उनके पैदल आने वाले जो यात्री है, जिन्हें जातरू कहा जाता है, उनके द्वारा ये नृत्य विशेषतः किया जाता है। और कांवड़ी जाति की महिलाओं द्वारा भी विशेषकर नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य। इसी तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम है मांगी बाई, और उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है वो भी दिया गया। तो ये सरल सा फैक्ट है। मांगी बाई का सामान्य सा परिचय आप सभी जान गए होंगे। थोड़ा एक दो परिचय और आप याद करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि मांगी बाई जो है, इनका मूल स्थान जो है, जो इनका जन्म स्थान है, जन्मभूमि तो इनकी जो है वो चित्तौड़ है। वैसे जन्म तो इनका चित्तौड़ में हुआ था, पर मांगी बाई का जो ससुराल है, ससुराल वो है पाली के अंदर। ससुराल पाली में है, पादरला गांव पाली। और ऐसी पादरला गांव पाली को ही इस नृत्य की, तेरह ताली नृत्य की जन्मभूमि भी कहा जाता है। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि द बर्थ प्लेस ऑफ तेरह ताली नृत्य, ऐसा आपसे पूछ ले कि तेरह ताली नृत्य की जन्म स्थान कौन सा माना जाता है, तो ये पादरला गांव पाली करना है। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो इनका ससुराल यहाँ पाली में है, जन्म चित्तौड़ में है, और इनके जो है जेठ जो थे, उन्होंने इस नृत्य कला में इनको पारंगत किया, और बाद में इतना मान सम्मान प्राप्त किया, इतने अचीवमेंट प्राप्त किए, और उन्हें एक पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार कौन सा है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो दिया गया। अब कब दिया गया, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ बातें हमने याद की इनसे रिलेटेड, मांगी बाई से रिलेटेड। अब अगला जो हमारे जो फैक्ट आपसे ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1995 में। तो यहाँ आपको उत्तर याद करना है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है 1990 वो करेक्ट उत्तर होगा। 1990 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंद्रकुंवरी किसकी पुत्री थी? अब चंद्रकुंवरी जो है एक राजकुमारी का नाम है, और इसका संबंध किस राजा के साथ है, किसकी पुत्री है, ये आपको बताना है। राव चंद्रसेन है, या फिर अमर सिंह द्वितीय है, सवाई जय सिंह है, या मान सिंह है। इसका जो उत्तर आपको करेक्ट करना है वो याद रखना है, अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक हैं, और मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय जो है चंद्रकुंवरी, एक इसका फैक्ट आप एक पढ़ते हो, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जहाँ पर 3 राजवंशों के मिश्रण का एक प्रश्न बनता है। एक समझौता आप सभी पढ़ते हो, देबारी समझौता। और देबारी जो समझौता हुआ था, इस समझौता के तहत चंद्रकुंवरी का विवाह किया जाता है जयपुर राजवंश में, कछवा राजवंश के साथ, सवाई जय सिंह के साथ। और सशर्त विवाह किया जाता है कि चंद्रकुंवरी और सवाई जय सिंह का विवाह होने के बाद चंद्रकुंवरी की संतान जो है वही अगली उत्तराधिकारी बनेगी जयपुर के कछवा राजवंश में। बाद में इनकी संतान माधो सिंह हुई, जो कि राजा नहीं बन पाती है। ईश्वर सिंह उनका बड़ा भाई भी था माधो सिंह का। उनमें आपसी संघर्ष भी चलता रहता है, दोनों भाइयों में एक उत्तराधिकारी संघर्ष भी हुआ था, आप सभी जानते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में। 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच। तो जो माधो सिंह जो था वो इसी चंद्रकुंवरी की संतान थे, और चंद्रकुंवरी का संबंध यहाँ पर अमर सिंह द्वितीय के साथ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री है चंद्रकुंवरी, और ये सरल सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। वैसे देबारी समझौता का मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप विस्तृत से पूरी चीज़ें डिटेल से याद कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जहाँ पर 3 राजवंशों के मिश्रण का एक प्रश्न बनता है, काफ़ी डिटेल से चर्चा है उस पर, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न जो बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9, वो है अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अमृता देवी का संबंध किसके साथ है, क्या क्या फैक्ट यहाँ पर याद करने। अमृता देवी विष्णु संप्रदाय की एक बहुत बड़ा नाम है, एक महिला का, जिन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का न्यौछावर कर दिया, और इनके नेतृत्व में लगभग 363 लोग शहीद हुए थे। एक गांव है खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर, और खेजड़ली गांव जोधपुर जो है, यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए, स्पेशली खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए ये जो डाटा आपको याद करना है, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए थे। अब पेड़ काटने का जो ऑर्डर दिया गया, ये जो घटना है, इस घटना को एक नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं मारवाड़ का चिपको आंदोलन। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि मारवाड़ का चिपको जो आंदोलन हुआ, इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद करना, अमृता देवी ने किया। अमृता देवी, विष्णु पूरा नाम याद कर सकते हो। अमृता देवी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, एक ऐसा प्रश्न भी बनता है कि मारवाड़ का चिपको आंदोलन ये कब हुआ? तो टाइमिंग आप याद रखिएगा, 1730 ईस्वी में हुआ था।
1730 में आंदोलन हुआ, 363 लोग शहीद हुए थे। कहाँ पर हुआ? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में हुआ। अब इस आंदोलन को याद करते हुए, अमृता देवी बिश्नोई के इस बलिदान को याद करते हुए प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। हर साल इसी खेजड़ली गांव जोधपुर में एक मेला भी लगता है, जिसको विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी कहा जाता है। और ये वृक्ष मेला जो है इसी खेजड़ली गांव जोधपुर में बढ़ता है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछे कब बढ़ता है, तो मैं जो है हर प्रश्न के साथ कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा भी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सारे डाटा जो है, मैंने सारे प्रश्न जो है चुन कर लिए हैं, ताकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य आपको मैं समझा सकूं, बहुत सारी चीज़ें बता सकूं, याद करवा सकूं कम टाइम के अंदर। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा रहे, पर इन 50 प्रश्नों में 50 प्रश्न तो आप याद करोगे ही करोगे। साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी मेरी कि 50 एक्स्ट्रा तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मैं सिखा पाऊँ, याद करवा पाऊँ। तो यहाँ अमृता देवी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें याद करने का प्रयास किया। एक अगला फैक्ट आपको याद करना है, वृक्ष मेला जो वो कब लगता है, तो एक तिथि आपको याद करनी है, तेजा दशमी। ये तेजा दशमी जो है, ये तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। और इसी तेजा दशमी के दिन ही, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गाँव जोधपुर में। और इसी अमृता देवी बिश्नोई को याद किया जाता है। एक ऐसा मेला है, वृक्ष मेला है, और बिश्नोई संप्रदाय की इस मेले में बहुत बड़ी आस्था भी रहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बलिदान को याद किया जाता है इस मेले के माध्यम से। और प्रतिवर्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। जिला पूछे जोधपुर याद करना है, गांव पूछ ले तो खेजड़ली याद करना। अब ये पूरी घटना थी, इतिहास की घटना कौन सी थी? मारवाड़ का चिपको आंदोलन। इस घटना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस वे में याद किया जाता है, कौन सा मेला लगता है, वो भी हमने याद किया। एक एक्स्ट्रा डाटा आप याद करना चाहे तो मारवाड़ का जो चिपको आंदोलन हुआ, जब ये अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जब बलिदान दिया गया, उस समय मारवाड़ में जो राठौड़ राजवंश था, उस राठौड़ राजवंश के तत्कालीन शासक कौन थे, ऐसा आपसे पूछ ले तो वो भी आपको याद करना है, अभय सिंह। अभय सिंह के शासन की घटना है, 1730 की घटना है, और ये मारवाड़ का चिपको आंदोलन भी कहलाता है। ये फैक्ट आपको याद करना था। तो कुछ सरल से डाटा अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हमने काफ़ी सारी चीज़ें याद की, उनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न याद किए। अब हम आ जाते हैं बस प्रश्न से रिलेटेड जो डाटा है वो याद करते हैं कि अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। अमृता देवी पुरस्कार जो है, पहला अमृता देवी पुरस्कार दिया गया गंगाराम नामक व्यक्ति को। गंगाराम नामक व्यक्ति को पहला अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, ये पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, ऐसा आपसे पूछे तो याद करना है, ऑप्शन डी करना है आपको, 1994 में, 1994 में अमृता देवी पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ये सरल सा डाटा याद करना है। तो इस प्रश्न में हमने बहुत सारे प्रश्न याद करने का प्रयास किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो पूरा देखिएगा, और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा करूंगा विस्तार से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? परिमल देवी, चारुमती, श्रृंगार देवी, सूरज कंवर। ऑप्शन ए जो है परिमल देवी, वो करेक्ट करना आपको। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, परिमल देवी। अब नौलखा बावड़ी आपको याद करना है। वैसे तो नौलखा बावड़ी वैसे है कहाँ पर, लोकेशन कहाँ पर है, तो याद करना आपको डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी ऐसा पूछ ले कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो परिमल देवी ने करवाया। परिमल देवी कौन थे, इनका परिचय आप याद करते तो मारवाड़ के शासक है मालदेव। मालदेव की पुत्री का नाम ही परिमल देवी है, जिनका विवाह डूंगरपुर के महारावल आसकरण के साथ हुआ था। आसकरण जो है डूंगरपुर के महारावल है, उनके साथ इनका विवाह हुआ। और परिमल देवी ने जो नौलखा बावड़ी बनवाई डूंगरपुर में स्थित है। सरल सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। परिमल देवी मालदेव की पुत्री है। मालदेव की पुत्री, मालदेव मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के शासक है मालदेव, जिनका टाइमिंग आप याद करते हो 1515 से 1562 का टाइमिंग रहता है इनका। और ये सरल सा फैक्ट है मालदेव के बारे में, उनकी पुत्री के बारे में और नौलखा बावड़ी के बारे में। अब मैं अगला डाटा जो बात करने वाला हूँ नौलखा नाम से। अब इस नौलखा बावड़ी को वैसे ना एक याद रखिएगा, आप इसको नवलखा भी कहते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नवलखा बावड़ी पूछे चाहे नौलखा बावड़ी पूछे, दोनों उत्तर एक ही करना है, परिमल देवी करना है और डूंगरपुर करना है। अब नौलखा नवलखा नाम से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, नौलखा महल कहाँ पर है। नौलखा महल भी एक प्रश्न बनता है, नवलखा महल या नौलखा महल, जो कि उदयपुर के अंदर है। और इस उदयपुर के अंदर जो नौलखा महल है, वहाँ पर एक ग्रंथ की रचना हुई थी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये ग्रंथ आपने नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती नाम सुना होगा आप सबने। और वैसे नौलखा नाम से
नौलखा दरवाज़ा कहाँ पर है, रणथंभौर में, आप सभी याद करते हैं। तो नौलखा स्पेशल मैंने एक वीडियो बना रखा है, नौलखा स्पेशल, जिसमें नौलखा, बावड़ी, झील सारे प्रस्तुत डाटा नौलखा के बनते हैं, वो सारे विस्तृत उस पर चर्चा कर रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो नौलखा स्पेशल भी जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया, डूंगरपुर में स्थित है। ये था इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये स्टेटमेंट किसका है? जमुनालाल बजाज का है, केसरी सिंह बारट का है, अर्जुन लाल सेठी का है या प्रताप सिंह बारट का है? तो इसका उत्तर करना आपको अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, बाहर फेंकने का काम कौन करेगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? तो आपको उत्तर करना है जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन ए जो है वो जॉर्ज थॉमस इसका करेक्ट उत्तर होगा। राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, मौखिक रूप में किया था। जॉर्ज थॉमस जो है इन्होंने मौखिक रूप में प्रयोग किया था। प्रश्न ऐसा बनता है, ऐसा पूछे कि राजपूताना शब्द पूछा आपने, जॉर्ज थॉमस कर लिया। ऐसा प्रश्न बनता है राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? राजस्थान या राजस्थान, राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो कर्नल जेम्स टॉड होगा। अगर राजस्थान या राजस्थान पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड होगा, और राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग पूछे तो मौखिक पूछ ले, पहली बार पूछे तो जॉर्ज थॉमस होगा। और ये प्रश्न पूछ ले कि राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किसने किया, लिखित साक्ष्य के रूप में प्रयोग किसने किया? तो आपको याद करना है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो है उन्होंने पहली बार लिखित साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये जो पुस्तक लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने, उन्होंने इस पुस्तक में पहली बार लिखित प्रयोग किया और पहली बार मौखिक प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यहाँ इतना ही पूछा गया प्रथम बार उपयोग, तो प्रथम बार जॉर्ज थॉमस ने किया था। लिखित पूछ ले तो विलियम फ्रैंकलिन करना है। राजपूताना आपने याद किया, राजस्थान पूछ ले, राजस्थान पूछ ले तो कर्नल जेम्स टॉड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना कब व किसने की? राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना कब व किसने की? और इसका जो उत्तर आपको बताना है, ऑप्शन ए दे रखा है 1932 में जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी दे रखा है 1932 में नैनूराम शर्मा, 34 में विजय सिंह पथिक, 32 में रामनारायण चौधरी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन ए करना है, 1932 में जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की। जयनारायण व्यास जिन्हें मारवाड़ के आंदोलन का इनको प्रेरक भी माना जाता है। जयनारायण व्यास का एक थोड़ा परिचय आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हुए जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए, निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। ऐसा प्रश्न बनता है जयनारायण व्यास के बारे में, ऐसा और डिटेल से पढ़ेंगे जयनारायण व्यास के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की? 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? ऑप्शन ए है मास्टर आदित्येंद्र, जानकी देवी, माणिक्य लाल, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट उत्तर करना है। हमने याद किया था पहले मनोनीत सीएम पूछे तो हीरालाल शास्त्री था, पहले निर्वाचित सीएम पूछ ले तो पहले निर्वाचित सीएम भी यही है, टीकाराम पालीवाल। पहले निर्वाचित सीएम राजस्थान के यही टीकाराम पालीवाल है। उन्होंने स्थापना की थी विद्यार्थी यूथ लीग की 1929 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वागड़ के गांधी उपनाम से प्रसिद्ध हुए जयनारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। ये भोगीलाल पांड्या क्लिक करना है। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी उपनाम से भी जाने जाते हैं। और भोगीलाल पांड्या में आप फैक्ट याद कर सकते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल आप सभी पढ़ते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी, 1944 में की गई थी। ये डाटा आप याद कर सकते हैं। 1944 में भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की गई और उन्हें वागड़ का गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। वागड़ के गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। ये तो हो जाएगा फैक्ट सरल सरल सा इस क्वेश्चन का। वागड़ जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है
वो वागड़ कहलाता है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का क्षेत्र सामूहिक रूप से वागड़ क्षेत्र कहलाता है। यह भाषा जो स्थानीय बोली जाती है इसको वागड़ी भाषा भी कहा जाता है और वागड़ क्षेत्र पढ़ते हैं आप सभी डिटेल से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद कौन हुए? ऑप्शन ए जो है आपके सामने है खुदीराम बोस, दूसरा ऑप्शन आपके सामने अशफाक उल्ला खां, हेमू कलानी, सुखदेव। 4 ऑप्शन। सबसे कम उम्र में शहीद स्वतंत्रता संग्राम में पूछा गया आपसे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको करना है खुदीराम बोस। सरल सा उत्तर है, आराम से आप क्लिक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको खुदीराम बोस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कर पाओगे आप सभी याद? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? जोरावर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, गोकुलभाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। इसका क्लिक करना आपको जोरावर सिंह बारठ। ऑप्शन जो ए जो है वो करेक्ट उत्तर होगा, जोरावर सिंह बारठ करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ आप सभी जानते हैं, राजस्थान के आधुनिक राजस्थान का इतिहास आप सभी पढ़ते हैं, तो राजस्थान सेवा संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। विजय सिंह पथिक जो है उन्होंने इनके द्वारा किया गया इसकी स्थापना, विजय सिंह पथिक। और इनका जो स्थापना की गई, इनका मुख्यालय जो था वर्धा महाराष्ट्र में था। एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। हालांकि 1920 में इनका मुख्यालय ट्रांसफ़र कर लिया गया अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर भी ट्रांसफ़र किया गया, पर पहले स्थापना वर्धा में की गई थी, महाराष्ट्र में की थी, 1919 में की थी, जहाँ से उन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था। बाद में इन्होंने नवीन राजस्थान भी निकाला, तरुण राजस्थान भी निकाला। इस तरह से विभिन्न न्यूज़पेपर जो है उनका प्रकाशन भी इस संस्था द्वारा किया गया था, राजस्थान सेवा संघ। सरल सरल सा फैक्ट ये आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट उत्तर होगा, 1919 में स्थापना हुई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी। जनक पूछा गया आपसे, जनक आपको याद करना है, विजय सिंह पथिक को माना जाता है। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी कहते हैं। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। आप सभी जानते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का डिटेल्स आप चर्चा पढ़ते हैं तो 1917 में हरियालवी अमावस्या के दिन, हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन का मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें विजय सिंह पथिक के बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो यहाँ आपको उत्तर क्लिक करना है विजय सिंह पथिक। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। 50 प्रश्न है तो मैं थोड़ा सा फास्ट चीज़ें याद करवा रहा हूँ आपको क्लिक करना है। 50 में से आपका 50 स्कोर होता है कि नहीं होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस PDF फॉर्मेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं, उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें, वहाँ से आप जुड़िए, अपनी तैयारी कीजिए और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर स्कोर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब कानपुर यूपी में है और यूपी से ही एक नाम आता है, आप सभी जानते हैं विजय सिंह पथिक भी आता है, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमने याद किया कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व किया था। अब बिजोलिया किसान आंदोलन को राज्य से बाहर, इसको जो पहले एक राज्य तक सीमित था, इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए विजय सिंह पथिक का एक प्रयास था। उन्होंने कानपुर से एक व्यक्ति से संपर्क किया और उनको अपना मित्र बनाया और उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि अब प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया की खबरें भी छपे। उस उनके मित्र का जो नाम था वो था गणेश शंकर विद्यार्थी और वही इस समाचार पत्र के संपादक थे। तो फैक्ट याद करना आपको, कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बेंगू किसान हत्याकांड कब हुआ? बेंगू हत्याकांड पूछा गया आपसे। और बेंगू किसान आंदोलन तो 1921 में शुरू हो गया था, पर हत्याकांड जो है, हत्याकांड के अंदर जहाँ 2 किसान रूपा जी और कृपा जी, ये किसान शहीद हुए थे। मेजर ट्रेंच ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। आप सभी याद करते हैं बेंगू किसान आंदोलन, काफ़ी विस्तार से याद करते हैं, जिसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व। तो इस बेंगू हत्याकांड पूछा गया, तो बेंगू हत्याकांड आपको याद करना है 13 जुलाई 1923 को, 13/7/1923
13/7 ना छोड़ेंगे सोनियो, आपने गाना सुना होगा, वही फैक्ट है, वही ट्रिक आप याद कर सकते हैं। 13/7 और 13/7 में रूपा जी और कृपा जी का 2 लोगों का हमारा साथ छूट गया और ये जो शहीद हो जाता है। और ये आंदोलन हुआ बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें इस हत्याकांड में 2 किसान शहीद हुए। और ये हत्याकांड कब हुआ? तो 13 जुलाई 1923 को हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिजोलिया किसान आंदोलन में चंवरी कर कब लगाया गया? अब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 2 टैक्स लगाए गए थे, एक तो चंवरी कर, एक था तलवार बधाई कर। आप दोनों याद कर दीजिए, तलवार बधाई कर पूछे चाहे चंवरी कर पूछे, दोनों आपको याद होने चाहिए। तलवार बधाई कर अलग है, चंवरी कर अलग है। चंवरी कर के अंदर मान लीजिए किसी किसान के घर में शादी है तो उसे चंवरी कर के रूप में टैक्स जो है वो पहले पहुंचाना पड़ेगा सामंत के पास, तभी उसकी घर में शादी अच्छे से संपन्न हो पाएगी, अदरवाइज वो अवरोध आएगा, कोई ना कोई शादी में बाध्यता जरूर आएगी। तो ये जो एक टैक्स लगाया गया चंवरी कर, जिसका विरोध भी किया गया बहुत बार, और सारी चीज़ें आप याद करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। चंवरी कर जो लगाया गया वो 1903 में लगाया गया। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1903 होगा। और तलवार बधाई जो कर है वो 1906 में लगाया गया था। तलवार बधाई कर 1906 में लगाया गया, चंवरी कर 1903 में लगाया गया। ये फैक्ट आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है कि मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मारवाड़ का जो आंदोलन हुआ वो 2 कारणों की वजह से हुआ था। 2 कारण थे मारवाड़ में किसान आंदोलन होने के। कुछ फैक्ट आप याद करना चाहें अगर, तो पहला जो कारण था वो मारवाड़ से मादा पशुओं का, मारवाड़ से जो मादा पशु थे उनको राज्य से निष्कासित किया जा रहा था, इसका विरोध किया गया था। दूसरा कारण जो था वो था तोल में गड़बड़ी हो रही थी, माप तोल में। इसको तोल आंदोलन भी कहा जाता है, तोल आंदोलन का नाम भी दिया जाता है। तोल में जो गड़बड़ी की गई थी, जिसके अंदर जो 100 सेर का जो माप था, इस माप में गड़बड़ी करके इसकी जगह 80 सेर ही तोला जा रहा था। 80 सेर तोला जा रहा था, वैसे वास्तव में 100 सेर तोला जाना चाहिए था, पर 80 सेर तोला जा रहा था। 20 सेर की जो गड़बड़ी है, इसी गड़बड़ी का भी विरोध किया गया था। तो इस किसान आंदोलन के होने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, मादा पशुओं के राज्य से निष्कासन का विरोध किया गया, दूसरा तोल में गड़बड़ी का विरोध किया गया था। ये जो आंदोलन है मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में किया गया था। एक नाम है जयनारायण व्यास, दूसरा नाम आप याद कर सकते हो चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा, ये 2 नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद कर सकते हैं। चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में ये आंदोलन होगा, मारवाड़ का किसान आंदोलन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की तिथि क्या है? हमने अभी याद किया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, जो विजय सिंह पथिक ने जब इसका नेतृत्व सौंपा, तो विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल की जो जागीर है वहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी। 1917 डेट आप याद कर सकते हैं एग्जैक्ट। और कब की गई थी? हरियालवी अमावस्या को की गई थी, याद रखिएगा, हरियालवी अमावस्या को की गई थी। हरियालवी अमावस्या कब मनाई जाती है वो भी आप याद करना है। श्रावण महीने की जो अमावस्या है, श्रावण महीने की जो अमावस्या है वो हरियालवी अमावस्या कहलाती है। अब हरियाली नाम जब भी आ जाए ना, श्रावण महीना हरा भरा होता है, आप सभी जानते हैं। और हरियालवी नाम से जब भी पूछे, हरियालवी तीज पूछ ले, हरियालवी पूर्णिमा पूछ ले, हरियालवी अमावस्या पूछ ले, कुछ भी पूछ ले ना, तो महीना हर बार श्रावण ही होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ फैक्ट क्लिक सिंपल सा करना है आपको। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियालवी अमावस्या के दिन की गई थी, 1917 में की गई थी, विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो एक पंचायत बनाई गई थी एक तरह से ये, जिसका पहला सरपंच जो है वो किसे बनाया गया, वो भी आप नाम याद रखिएगा, मन्ना पटेल। मन्ना पटेल। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो के पीछे काफ़ी सारी मेहनत भी की है मैंने, तो उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और अपना स्कोर कर पाए। तो ये 50 आपको लगानी है, एग्जाम में भी लगानी है, याद रखिएगा। तो 24 प्रश्न हुए अभी तक। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने जांच के लिए किस अधिकारी को भेजा? आपको याद करना है, शेख अंसारी, हामिद अंसारी, अफजल और अमर सिंह। 4 ऑप्शन है आपके सामने, शेख अंसारी, हामिद अंसारी, अफजल और अमर सिंह। तो हामिद अंसारी क्लिक करना है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हामिद अंसारी। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी आप देखिएगा, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपकी स्क्रीन पर। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? 1303 में हुआ, याद रखिएगा, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था एडी के। रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा के अंतिम राजा हुए, रावल रतन सिंह तत्कालीन शासक थे और उनके शासनकाल में ये मेवाड़ का पहला साका भी हुआ। इस साके में
जो चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद इसका नाम भी बदला गया खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। इस खिजराबाद नाम का उल्लेख जो है वो एक दरगाह पे मिलता है, एक दरगाह पर एक अभिलेख मिलता है, दाइवी पीर की दरगाह। फैक्ट याद रखिएगा, दाइवी पीर दरगाह, ये दरगाह चित्तौड़ में ही है और इसी दरगाह से उल्लेख मिलता है खिजराबाद नाम का। और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद बदला गया, ये जानकारी भी 1303 की है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदला था। जानकारी इस दरगाह के अभिलेख से मिलती है। ये फैक्ट भी आपको याद करना है। पहला साका 1303 में हुआ था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जहाँ लगभग 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। पद्मावती के नेतृत्व में जौहर भी हुआ था। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने किया था। जौहर किसने किया? पद्मावती ने किया था। 1600 महिलाओं के साथ जौहर हुआ। ये चित्तौड़ का पहला साका हुआ। अब राजस्थान का पहला साका पूछे ना, राजस्थान होता अगर यहाँ पर, तो आपका उत्तर रणथंभौर होगा। रणथंभौर राजस्थान पूछ ले तो रणथंभौर करना है 1301, और चित्तौड़ पूछा गया है तो 1303 करना है चित्तौड़ का साका। चित्तौड़ साका में एक नाम और आप याद कर सकते हैं, जहाँ पर दो रावल रतन सिंह के दो सेनापति गौरा और बादल, ये भी शहीद हुए। गौरा बादल भी शहीद हुए थे। ये फैक्ट भी आपको याद करना है। तो ये सरल सरल से फैक्ट, इजी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। इसकी एक जानकारी ये भी आप याद कर सकते हैं, जब चित्तौड़ का साका हुआ, मतलब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया एडीके ने, एक ऐसा भी कहा जाता है कि पद्मावती को पाने के लिए अटैक किया गया था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। एक इतिहासकार है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी MMJ द्वारा किताब लिखी गई लगभग 1540 में, और ये घटना है 1303 की। तो इतना डिफरेंस है दोनों में टाइमिंग में। ये लगभग 16वीं शताब्दी में किताब लिखी गई और ये घटना लगभग 14वीं शताब्दी की है। तो डिफरेंस होने की वजह से कुछ इतिहासकार इस मत को लेकर काफ़ी विवादित भी है, मतभेद भी रहते हैं। पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी है, सरल सरल सी। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 1303। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैसे चित्तौड़ के विभिन्न साके, राजस्थान में सर्वाधिक साके, मैक्सिमम साके चित्तौड़ में ही हुए थे। मैक्सिमम 3 साके हुए। उनका विस्तृत वीडियो मैंने बना रखा है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा विस्तार से चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27वां। राजस्थान में अर्ध साका जो है जैसलमेर में हुआ था एकमात्र। अर्ध साका में जहाँ पर एक घटना केसरिया है, दूसरी घटना जौहर है। केसरिया और जौहर दोनों हो जाती है तो उसको बोलते हैं साका। दोनों में से कोई भी एक घटना नहीं हो तो उसको बोलते हैं अर्ध साका। जैसलमेर के अंदर राजा ने तो केसरिया कर दिया था, पर रानियों को जौहर नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस राजा की सेना युद्ध जीत लेती है। राजा का नाम था लूणकर्ण, जो कि जैसलमेर के शासक थे लूणकर्ण। और एक व्यक्ति है अमीर अली, जो पहले इनसे शरण मांगता है, बाद में विश्वासघात कर लेता है, और ये साका जो अर्ध साका हो जाता है। जब लूणकर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं, केसरिया करते हैं, रानियाँ जौहर नहीं करती है। ये घटना लगभग 1550 की है, जिसको ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जैसलमेर का अर्ध साका 1550 में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का पहला साका कब हुआ? हमने अभी याद किया, रणथंभौर याद करना 1301। रणथंभौर में जहाँ अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ। रंगा देवी जो है वो अमीरदेव की पत्नी थी, उन्होंने इनके नेतृत्व में हुआ। जल जौहर भी हुआ, और राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी यहीं पर हुआ, पद्मना तालाब में। पद्मला जो तालाब है, इसी तालाब के अंदर राजस्थान का एक जल जौहर भी हुआ था। तो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी यहीं रणथंभौर में हुआ। पहला साका भी यही है, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। सरल सरल सा फैक्ट है। यह एक नाम आप याद कर सकते हैं रणमल, दूसरा नाम आप याद कर सकते हैं रतिपाल। ये रणमल और रतिपाल अमीरदेव चौहान के सेनापति थे, जिन्होंने विश्वासघात किया था। ऐसा प्रश्न भी बनता है कि राजस्थान के पहले साके में विश्वासघात किसने किया, तो रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था। ये फैक्ट भी आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? कर्नल जेम्स टॉड पूछा गया है, और किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ऑप्शन ए है दिवेर का युद्ध, ऑप्शन बी जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध है, ऑप्शन सी है गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन डी जो है वो है कुंभलगढ़ का युद्ध। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड आप सभी जानते हैं, उनका एक उपनाम भी है घोड़ी वाले बाबा, और एक युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध, आप सभी जानते हैं। जो है टाइमिंग भी आप याद कर सकते हो, लगभग 1582 में युद्ध हुआ था दिवेर का। और दिवेर के युद्ध के अंदर ही महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। ये सारा फैक्ट आप सभी जानते हैं। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा।
मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने। मेवाड़ का थर्मोपल्ली पूछे तो हल्दी घाटी करना है, मैराथन पूछे तो दिवेर करना है। ये दोनों कर्नल जेम्स टॉड द्वारा उपनाम दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न के बाद चलते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को भेजे जो है उन्होंने सर्वप्रथम किसको भेजा? पान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, जलाल खां। एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, जमा भट्टो एक क्रम है। सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। तो सबसे पहले भेजा ज से याद करना है, जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को भेजा, फिर भगवंत दास को भेजा और सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा। ट्रिक से आप याद कर सकते हो। हालांकि चारों शिष्टमंडल जो है वो असफल होते हैं, ऑल फेल, ये सारे के सारे फेल हो जाते हैं, महाराणा प्रताप को समझा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, बारमल, राय बाटी, सुरजन सिंह गाड़ा, राव कल्याणमल। बारमल पहला व्यक्ति है जिसने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ, और राजस्थान का पहला मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ था। तो बारमल तो जिसने स्थापित कर लिए थे 1562 में। बाद में हर्राय बाटी भी आप याद करते हो, राव कल्याणमल भी याद करते हो। इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इन तीन लोगों ने तो स्थापित कर लिए। ऑप्शन बचता है डी, ऑप्शन बचता है सी जो सुरजन सिंह गाड़ा। इन्होंने अधीनता तो स्वीकार की थी पर संधि के तहत हुआ था ये सारा घटनाक्रम। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था। फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सरल सा है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा, सुरजन सिंह गाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर। इतिहासकार बदायूनी आप सभी जानते हैं जिसने हल्दी घाटी युद्ध में अपनी दाढ़ी जो है सफ़ेद दाढ़ी को खून से रंगा था। एक ऐसा प्रश्न मिलता है, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अपनी दाढ़ी को खून से रंगने वाला इतिहासकार कौन है? तो ये बदायूनी है, याद रखिएगा। और बदायूनी जो है इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को एक उपनाम दिया। हल्दी घाटी युद्ध को एक नाम दिया थर्मोपल्ली, वो थर्मोपल्ली नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। और यहाँ उपनाम पूछा गया गोगुंदा का युद्ध का, खमनोर का युद्ध का, दिवेर का युद्ध का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपकी स्क्रीन पर है। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कहा गया है, बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। ऑप्शन ए गोगुंदा का युद्ध कहा था। आप फैक्ट याद कर सकते हैं, सरल सा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसको दी? फरजंद आप सभी जानते हैं, फरजंद बोलते हैं दत्तक पुत्र को, और अकबर का दत्तक पुत्र माना जाता है मान सिंह प्रथम, जो कि कछवार राजवंश के शासक है। मान सिंह प्रथम और बारमल के पुत्र हैं, भगवंत दास के पुत्र हैं मान सिंह, जो अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल है। अकबर ने फरजंद की उपाधि भी दी और अकबर के अभियान हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उस अभियान का नेतृत्व भी जो है मान सिंह द्वारा किया गया था। ये सारे फैक्ट आप याद करते हैं। मान सिंह जो है इनको सर्वाधिक मनसबदारी भी मिलती है, 7000 प्लस 7000 की मनसबदारी मिलती है। मनसबदारी प्रथा जो है, मनसबदारी के तहत सर्वाधिक मनसबदारी भी मान सिंह को मिलती है। फरजंद की उपाधि भी मान सिंह को मिलती है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल भी मान सिंह है। ये सारे फैक्ट मान सिंह के आप याद कर सकते हैं। मान सिंह को जो है विभिन्न अभियानों पर भी भेजा गया था। इनको काबुल भेजा गया था, इनको जो बंगाल भी भेजा गया था, इनको बिहार भी भेजा गया था। जब इनको बंगाल भेजा गया तो वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लेकर आए थे। याद रखते हैं आप सभी, अगर आप आमेर का इतिहास पढ़ते हो तो आमेर के अंदर शीला देवी का वर्तमान मंदिर बना हुआ है। तो शीला देवी का मंदिर जो इन्होंने ही बनवाया था, मूर्ति बंगाल से लाए थे। बंगाल का एक शासक था केदार को पराजित किया था और मूर्ति लाए थे शीला देवी की, जो शीला देवी कछवार राजवंश की आराध्य देवी भी है, आप सभी जानते हैं। और इन्हें शीला देवी की मूर्ति बाद में स्थापित करवाई और बंगाल से लाई है। बिहार में इन्होंने एक नगर बसाया था, मानपुरा नगर। बिहार के अंदर इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण भी कराया था, रोहितास रेड दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस काफ़ी सारी चीज़ें आप डिटेल से याद करते हैं मान सिंह के बारे में। तो मान सिंह का सामान्य परिचय आप याद कर सकते हैं और मान सिंह जो है ये आप सरल सा परिचय याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मान सिंह होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर। 1578 में कुंभलगढ़ पर अटैक करने वाला सेनापति कौन था? हुसैन कुली खां था, सलावत खां था, शाहबाज खां था, या इनमें से कोई नहीं? अब क्वेश्चन नंबर जो है 34 आपकी स्क्रीन पर है और हुसैन कुली खां है, सलावत खां है या शाहबाज खां है? इसका उत्तर करना है शाहबाज का, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा शाहबाज का। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अटैक किया था 1578 में। हुसैन कुली खां अलग है। हुसैन कुली खां ने जो अटैक किया था ना, आप सभी जानते हैं कि जब मारवाड़ पर रावचंद्र सेन जब था, मालदेव का पुत्र शासक के रूप में जब बना, तो उसने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वापस भाग गया था। तो उसके पीछे हुसैन कुली खां को भेजा था अकबर ने।
और हुसैन कुली खां का एक फैक्ट आप याद करते हैं तो हुसैन कुली खां जो व्यक्ति वही है जो जब मेवाड़ का तीसरा ऐतिहासिक साका हुआ था 1567-68 में, उस समय अकबर ने भेजा था उदय सिंह के पूछे, वो भी हुसैन कुली खां था। तो हुसैन कुली खां अलग है, सलावत खां अलग है और शाहबाज खां अलग है। यहाँ उत्तर क्लिक करना है आपको शाहबाज खां। सलावत खां कौन है उसका भी थोड़ा परिचय आप याद कर सकते हैं। तो आप थोड़ा याद करते हैं कि अगर आप नागौर का इतिहास पढ़ते हैं और नागौर के शासक है अमर सिंह राठौड़, और वो मुग़ल दरबार में थे एक बार, और ये सलावत खां जो है वो अमर सिंह को बोल देता है कि एक अलग उपनाम से संज्ञा दे देता है, उन्हें एक असभ्य शब्द कह लेता है, उनको बोल देता है गवार। बाद में अमर सिंह गुस्सा होकर सलावत खां की हत्या कर देते हैं बड़े दरबार में, ऐसा घटनाक्रम भी होता है। बाद में संघर्ष में अमर सिंह का भी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। अमर सिंह भी मुग़ल दरबार में शहीद भी हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इनकी। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि वह राठौड़ शासक जिनकी मृत्यु मुग़ल दरबार में हुई, उत्तर करना है अमर सिंह। अमर सिंह ने किस सेनापति को मारा, उत्तर याद करना है सलावत खां। अमर सिंह वही है जिनके समय मतिरे की राड़ हुई थी, याद करते हो 1544 मतिरेरी राड़, सॉरी 1644 मतिरेरी राड़ 1644 में जो हुई घटना वो आप सभी पढ़ते हैं, जहाँ बीकानेर के राजा थे कर्ण सिंह और नागौर के राजा थे अमर सिंह। इनका जो संघर्ष, छोटा सा झगड़ा मतिरेरी राड़, इसी समय की घटना है जब सलावत खां का मर्डर हुआ था। तो यहाँ हर ऑप्शन की मैंने डिटेल से चर्चा की आपके साथ। इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहबाज खां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। वागड़बा उपनाम से नारायणी देवी जानी जाती है गौरीबाई, रमा देवी या मणिबहन पांड्या। अब वागड़ के गांधी कौन है आप सभी जानते हैं, हमने याद किया भोगीलाल पांड्या, और उन्हीं भोगीलाल पांड्या की पत्नी का नाम है मणिबहन पांड्या। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा, उनको वागड़बा उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 36। राजपूताना हरिजन सेवा संघ 1932, राजपूताना हरिजन सेवा संघ जो है 1932 में स्थापना की, किसने की? रामनारायण चौधरी ने की, माणिक्यलाल वर्मा ने की, जयनारायण व्यास ने की या विजय सिंह पथिक ने की? तो उत्तर करना है रामनारायण चौधरी ने की। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर होगा इसका, रामनारायण चौधरी क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। हरिभाऊ उपाध्याय जिनको दास साहब भी कहा जाता है, एक प्रश्न ऐसा बनता है इतिहास राजस्थान के अंदर, दास साहब उपनाम से किसे जाना जाता है? हरिभाई उपाध्याय को जाना जाता है। और हरिभाई उपाध्याय ने गांधी आश्रम की भी स्थापना की थी, ऐसा प्रश्न भी बनता है, गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो गांधी आश्रम की स्थापना भी हरिभाई उपाध्याय ने की थी। और उन्होंने एक पत्र संपादन किया, मासिका का जो मासिक पत्रिका उसका संपादन किया, उसका नाम था औदंबर का संपादन किया। और कहाँ से किया गया ऐसा पूछा गया है, काशी से किया गया, अजमेर से किया गया, मुंबई से किया गया, नागपुर से किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, काशी किया गया या फिर अजमेर किया गया, मुंबई किया गया या नागपुर किया गया? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर होगा, काशी इसका करना है क्लिक। दास साहब उपनाम है इनका, औदंबर भी आप याद कर सकते हैं, सरल से फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट जो है वो किस रियासत से शुरू हुई? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? तो यहाँ उत्तर जो जयपुर क्लिक करना है आपको। जयपुर के अंदर शासक थे माधो सिंह द्वितीय, जिनके शासनकाल की घटना है जब जयपुर के अंदर डाक टिकट सेवा प्रारंभ की गई थी। शासक का नाम पूछ ले माधो सिंह सेकंड करना है, रियासत पूछ ले तो जयपुर करना है। कर पाओगे आप सभी याद? वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 39 नंबर जो चेतावनी का चुगटिया, ये रचना किसकी थी? प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, सूर्यमल मिश्रण, रणछोड़ भट्ट? तो यहाँ पर करना है आपको केसरी सिंह बारठ। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर होगा। केसरी सिंह बारठ की रचना है चेतावनी की चुगटिया, जिसके समय मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, इनकी फतेह सिंह का खोया हुआ स्वाभिमान जगाने के लिए उन्होंने रचना लिखी चेतावनी का चुगटिया। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सरल सा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर। राजस्थान देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ लगाई गई? क्वेश्चन नंबर 40 जो आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन है जयपुर, ओसिया, लूणकरणसर और डी ऑप्शन है भादरा। जयपुर, ओसिया, लूणकरणसर या भादरा? तो आपको जो क्लिक करना है वो करना है लूणकरणसर। लूणकरणसर जो है नगर जो है लूणकरण द्वारा बसाया गया, लूणकरण सागर झील भी आप याद करते हैं, वही लूणकरणसर है। क्लिक करना है, जो बीकानेर के अंदर है, याद रखिएगा। जिला पूछ ले तो बीकानेर करना है और एग्जैक्ट गांव पूछ ले तो लूणकरणसर करना है। तो देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी लूणकरणसर में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा।
चलते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरसोट उपनाम से जाना जाता है कौन सा खनिज जाना जाता है? जिप्सम है, एस्बेस्टॉस है, टंगस्टन है या रॉक फॉस्फेट है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और हरसोट उपनाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तर क्लिक करना है, जिप्सम को जाना जाता है। जिप्सम याद करना आराम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो वीडियो पूरा होने वाला है, 42 हो गए और 8 प्रश्न और है। 50 प्रश्नों का एक एमसीक्यू था जहाँ 50 प्रश्न हमने याद किए, साथ ही साथ 50 एक्स्ट्रा डाटा भी याद किए। कुल मिला के 100 प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से याद कर पाओगे। अगर आप पटवारी, कांस्टेबल, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये 50 प्रश्न में से अगर आप 50 में से 50 स्कोर कर पाते हैं तो आपका जो है लेवल अच्छा है, बेहतर है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बाड़मेर के उत्तरलाई जो है स्थान है आप सभी जानते हैं, और दूसरा स्थान है कवास क्षेत्र। उत्तरलाई और कवास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इल्मेनाइट, चूना पत्थर, जिप्सम या पायरेट? तो उत्तर करना है जिप्सम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का, 42 नंबर वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको बताना है, राजस्थान ज्योग्राफी का ये प्रश्न है कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले से गुजरता है, NH11A, NH79A, 76B, NH3A। 4 आप ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि एक ही जिले से गुजरता है ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH79A जो है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई कितनी है बतानी है आपको। 426 किलोमीटर, 676 किलोमीटर, 576 किलोमीटर या 750 किलोमीटर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है राजस्थान के अंदर लंबाई है। तो आपको उत्तर जो क्लिक करना है, या ऑप्शन सी जो वो करेक्ट उत्तर हो गया, याद रखिएगा 576 किलोमीटर जो एग्जैक्ट करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या पाली में है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पूछा गया है आपसे और आपको बताना है जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या पाली है। इसका उत्तर करना है आपको जयपुर में है, सॉरी उदयपुर में है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट उत्तर करना है, उदयपुर के अंदर है। राजस्थान रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है वो उदयपुर के अंदर है, उदयपुर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो बताना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में? अब यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में 2 फैक्ट आप याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में? तो अगर क्षेत्रफल पूछा गया है, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, करौली है, बारां है, उदयपुर है, चित्तौड़ है। क्वेश्चन नंबर जो 46 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है राजस्थान में कहाँ पर है। अब क्षेत्रफल मतलब एरिया वाइज पूछा है ना आपको, तो उत्तर आपको हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर क्लिक करना इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर उदयपुर होगा। अगर इसी प्रश्न में थोड़ा मैं फेरबदल करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ कि प्रतिशतता की दृष्टि से, क्या पूछ लूँ कि प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो उत्तर हो जाएगा आपका करौली। याद रखिएगा, प्रतिशतता की दृष्टि से पूछे सर्वाधिक वन तो करौली, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज पूछ ले आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, तो हो जाएगा उदयपुर। तो इस फैक्ट आप याद कर पाओगे कि प्रतिशतता की दृष्टि से जो है वो हो जाएगा आपका उत्तर करौली, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। सर्वाधिक वन प्रतिशतता की दृष्टि से करौली में और क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर में होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? जो है आपको बताना है, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर करना है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है जलोढ़ मिट्टी जो है वो है ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, उस्ता कला, थेवा कला, काष्ठ कला। अब मोलेला गांव पहली बात तो है कहाँ पर, तो राजसमंद जिले में। याद रखिएगा राजसमंद जिला जो है वहाँ पर है मोलेला गांव, और मोलेला गांव जो है वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा कला। अब टेराकोटा कला क्या होता है?
मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी से विभिन्न सामग्रियाँ बनाई जाती है, मिट्टी से विभिन्न खिलौने बनाए जाते हैं और वो कला हो जाएगी टेराकोटा कला। मिट्टी से विभिन्न खिलौने बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। और मोलेला गांव राजसमंद की कला प्रसिद्ध है। इस कला के एक प्रसिद्ध कलाकार भी है जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, खेमराज कुम्हार। खेमराज कुम्हार जो है इस हस्तकला के प्रसिद्ध कलाकार भी है, टेराकोटा कला के। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। टेराकोटा आपने याद किया हो जाएगा उत्तर। एक नाम लिखा है उस्ता कला, थेवा कला, कास्ट कला, इनको भी थोड़ा याद करिएगा। हस्तकला का वैसे विस्तार से वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। उस्ता कला ऊँट के जो चमड़े जो है उस पर डिजाइन की जाती है, कलाकारी की जाती है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला पूछे आपसे तो बीकानेर करना है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर का। उस्ता परिवार बीकानेर का इसका प्रसिद्ध जो है इसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध कलाकार हुए उस्ता कला के। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की थेवा कला है। थेवा कला आप याद करते हो तो प्रतापगढ़ याद रखना है। और प्रतापगढ़ के अंदर नथमल सोनी, नथमल सोनी जो है या नाथूजी सोनी भी कहते हैं इनको, नथमल सोनी या नाथूजी सोनी इनके प्रसिद्ध कलाकार है थेवा कला के। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला में क्या होता है कि जो एक हरे रंग का कांच लिया जाता है और उस हरे रंग के कांच पर सोने के बारीक तारों से, सोने के बारीक तारों से जड़ाई की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, हरे कांच पर चित्रांकन किया जाता है, वो थेवा कला कहलाती है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, टेराकोटा कला मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये सारे फैक्ट आपने याद किए। सबके प्रसिद्ध कलाकार भी आपने याद किए। टेराकोटा कला जो है हमने याद किया खेमराज कुमार, उस्ता कला हमने याद किया इसामुद्दीन उस्ता, थेवा कला हमने याद किया अभी जस्ट याद किया नथमल सोनी। और कास्ट कला आप याद कीजिएगा, लकड़ी की जो विभिन्न सामग्रियाँ बनाई जाती है, स्पेशली लकड़ी की गणगौर बनाई जाती हैं, लकड़ी के जो मंदिर बनाए जाते हैं उनको बेवाण कहते हैं, बेवाण, वो भी बनाए जाते हैं। इस तरह की विभिन्न सामग्रियाँ बनाई जाती है कास्ट कला के अंतर्गत। और कास्ट कला राजस्थान के अंदर बस्सी गांव, कौन सा गांव याद रखना है? बस्सी गांव याद रखना है आप सभी को मित्रों। बस्सी गांव जो है चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। बस्सी गांव चित्तौड़ वहाँ की प्रसिद्ध है कास्ट कला। बस्सी गांव चित्तौड़ की प्रसिद्ध हो जाएगी कास्ट कला। लकड़ी की विभिन्न सामग्रियाँ बनाई जाती कास्ट कला के अंतर्गत, बस्सी गांव चित्तौड़। और एक प्रश्न याद करना है, एक नाम याद करना है, प्रभात, प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार जो है वो कास्ट कला के प्रसिद्ध कलाकार है, कास्ट कला के प्रसिद्ध कलाकार है प्रभात जी सुथार। प्रभात को आप सभी याद कर सकते हो ट्रिक से, सुप्रभात। हम लिखते हैं गुड मॉर्निंग, आप सभी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप सभी जब लिखते हैं GM गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो आप याद करिएगा जब भी आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं तो याद करना गुड मॉर्निंग से याद करना है प्रभात, सुप्रभात। और सुप्रभात से याद करना है जब भी आप सुप्रभात करते हो तो आप लकड़ी का दरवाज़ा खोलते हो और अपने मित्र से बोलते हो सुप्रभात। मान लीजिए दूध वाला सुबह सुबह आया दूध देने और आपने लकड़ी का दरवाज़ा खोला और आपने बोल दिया सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इतना आपने एक छोटा सा ट्रिक याद करना है। सुप्रभात से याद हो जाएगा प्रभात जी सुथार, प्रभात जी सुथार याद करना है। और लकड़ी के दरवाजे से याद करना है काष्ठ कला, और काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे मित्रों। सुप्रभात से याद करना है प्रभात जी सुथार। ये छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो था जहाँ हमने कुछ कुछ चीज़ें याद की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक, जिन्होंने किताब लिखी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का एक अन्य नाम भी है, इसको कहते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया था, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया था, जिन्होंने पुस्तक लिखी राजपूताने का इतिहास। इस पुस्तक के माध्यम से कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया गया था और इन्हीं को कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। या कुछ प्रश्न और आप याद करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का जनक पूछ ले तो आपको याद करना है वेद व्यास, और वेद व्यास की एक रचना है महाभारत, महाभारत याद रखना है आपको। विश्व इतिहास की जो है जनक पूछ ले आपसे, एक वर्ल्ड फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ ले तो याद करना है हेरोडोट्स, हेरोडोट्स जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका जो है हेरोडोट्स ने लिखी। हेरोडोट्स को कहते हैं विश्व इतिहास का जनक, वेद व्यास को कहते हैं भारतीय इतिहास का जनक, और राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड को। तो इतिहास के जनक के जो प्रश्न बनते हैं, उनके जो ग्रंथ के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे आप याद कर सकते हैं मित्रों। इसका जो उत्तर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टॉड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
राजस्थान का बीरबल उपनाम से कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अबुल फजल, मुणोत्तैन सिंह, नरपति नाला और बांकीदास। तो उत्तर क्लिक करना है बांकीदास। बांकीदास जो है, जो आप मारवाड़ का इतिहास याद करते हैं, और मारवाड़ के शासक है मान सिंह राठौड़। और मान सिंह राठौड़ वही राजा है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी 1818 में। याद रखते हैं मित्रों मान सिंह को। ये मान सिंह वही है जिन्होंने मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। मान सिंह का इतिहास में आप और याद करते हैं, थोड़ा परिचय है। तो मान सिंह जो है, ये मान सिंह अपना नाम भी बदल देते हैं, अपना नाम कर लेते हैं माननाथ, और एक नाथ संप्रदाय की अनुपालना कर लेते हैं, नाथ संप्रदाय को अपना लेते हैं, अपना नाम बदल देते हैं, मान सिंह से माननाथ कर लेते हैं। इन्हीं मान सिंह को जो नाथ संप्रदाय अपनाया, इनके जो गुरु थे उनका नाम भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। आईएस देवनाथ, एक नाम क्लिक करना है आपको, आईएस देवनाथ, जो कि इन्हीं मान सिंह के गुरु का नाम था आईएस देवनाथ। और मान सिंह का जिक्र क्यों कर रहा हूँ बार बार मैं? क्योंकि जो बांकीदास जो है वो इन्हीं मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्हीं मान सिंह राठौड़ जो कि मारवाड़ के राजा थे, इनके दरबारी विद्वान का नाम ही जो है वो है बांकीदास। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का बीरबल उपनाम से कौन जाना जाता है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगामी पटवार एग्जाम के लिए प्रश्न रट लेना आप, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि कृप दर्पण, ऐसा आपसे पूछ ले कि कृप दर्पण नामक रचना किस इतिहासकार की है, किस विद्वान की है? तो इन्हीं बांकीदास द्वारा लिखी गई रचना का नाम है कृप दर्पण। और बांकीदास मारवाड़ के राठौड़ शासक मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो मान सिंह का भी सामान्य परिचय हमने याद किया, और बांकीदास का भी सामान्य परिचय याद किया, और इन्हीं बांकीदास को कहा जाता है राजस्थान का बीरबल। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा आपको? कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या हमने की है, और आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल से याद कर ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए अभी टेलीग्राम चैनल जो है प्रदीप राजपुरोहित ऑफिशियल नाम सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ चैनल मिल जाएगा, या इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और मेरे हस्तलिखित नोट्स भी मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आपको मिलते रहेंगे। मुझे सोशल मीडिया पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर।